प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि रीनल प्लाज्मा क्या होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। देखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो ये होता है कि टोटल जो आपका प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा फ्लो टोटल प्लाज्मा फ्लो टू किडनी, हमारी किडनी की तरफ कितना प्लाज्मा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। हमारी किडनी की तरफ कितना प्लाज्मा या कितना ब्लड जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आरपीएफ कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। लेकिन जीएफआर हम किसको कहते हैं, जीएफआर हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा है, जो हमारी किडनी की तरफ प्लाज्मा जा रहा है उसको हम आरपीएफ कहते हैं। लेकिन यही जो प्लाज्मा है कितना वो फिल्टर हुआ है, कितना वो क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है, उसको हम जीएफआर कहते हैं। तो इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि आरपीएफ इज समथिंग एल्स। आरपीएफ एक टोटल चीज है कि हमारी किडनी में कितना ब्लड जा रहा है, और आपकी कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीएफआर कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बेस बना के देखते हैं। अब आप कहते हैं कि यार मैं कैसे मेजर करूं कि मेरी किडनी की तरफ, मेरी दोनों किडनीज की तरफ कितना ब्लड जा रहा है। तो उसके लिए हम हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि क्या हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। मतलब कि वो 100% किडनी से बाहर निकल जाए, वो 100% किडनी के अंदर क्या हो जाए, मतलब कि वो वापस हमारे ब्लड में ना आए। वो जब हम उसको ब्लड में डालें तो 100% हमारी किडनी उसको क्लियर कर दें। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए, और इस सारे क्राइटेरिया पे हमारा कौन सा सब्सटेंस आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये बार बार आपके एनएलई में भी पूछा गया और एफसीपीएस पार्ट 1 के बुक्स में भी ये मौजूद है कि पीएएच एक सब्सटेंस है। पीएच एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो, ठीक है, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस की खास बात क्या है, ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये 100% क्लियर हो जाता है। ये 100% क्लियर हो जाता है जब, मतलब हमारी किडनी में जब ये जाएगा ना, तो ना तो ये रीअब्जॉर्ब होगा, ना ये मतलब ये वापस नहीं आएगा, ये दफा हो जाएगा, ये बाहर किडनी के निकल जाएगा। तो इसकी 100% क्लियरेंस होती है। अब हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, देखो, क्योंकि इसकी 100% क्लियर है। तो हम क्या करें, अगर हम इस बंदे की क्लियरेंस चेक कर लें जो 100% क्लियर हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, चाहे इसको रटा लगाओ चाहे इसको समझो, कि रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पीएएच, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और जीएफआर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनुलिन, ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, इनुलिन, इनुलिन हम मेजर करते हैं। उसके अलावा जो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपका इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय पीएएच, ठीक है, पीएएच, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो आपका पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी केमिस्ट्री क्या है। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, आपका ग्लोमरुलर कैपिलरी, वो है आपका बोमेन कैप्सूल है। और ये क्या है, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये आपका क्या है, ग्लोमरुलर कैपिलरीज है। और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब क्या होता है कि जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं वो आपकी दोबारा आपकी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने कल आपको समझाया था। अब आपने गौर से देखना है, अगर मैं किसी बंदे को पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड दूंगा ना, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से जाएगा, और वो 20% क्या होता है, वो 20% क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। 20% वो क्या होता है, फिल्टर होता है, लेकिन 80% वो रह जाता है। आपकी बुक ने भी ये डायग्राम बनाई हुई है। 80% क्या आ जाता है, रह जाता है। जब वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जाता है, तो जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं उसको 80% सेक्रीट कर देती हैं। 80% क्या कर देती हैं, सेक्रीट कर देती हैं। मतलब कि अगर मैं फर्ज करो 100 मिलीलीटर पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड किडनी को देता हूं, तो जो 20 मिलीलीटर होगा वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। लेकिन जो 80 मिलीलीटर है वो क्या हो जाएगा, सेक्रीट होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो 20 और 80 को हम मिलाएं तो 100 बनता है। तो 100% ये क्या आ जाता है, 100% ये किडनी से क्लियर हो जाता है, किडनी से बाहर निकल जाता है। ये जो पीएच है, जो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड है, ये 100% किडनी से बाहर निकल जाता है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं टू मैयर इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका पीएच है, जीएफआर के लिए पीएच को यूज कर सकते हैं क्योंकि 100% क्लियर है। देखो डॉक्टर काशिफ, हम पीएच को जीएफआर के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जीएफआर क्या है, जीएफआर इज फिल्ट्रेशन, कि हमारा कितना ब्लड फिल्टर होता है उसको हम जीएफआर कहते हैं। तो जो आपका
पीएएच है ये तो सिर्फ 20% फिल्टर होता है, बाकी तो ये सेक्रीट होता है। तो इसलिए हम इसको कभी भी जीएफआर के लिए नहीं यूज कर सकते। जीएफआर के लिए हम यूज करते हैं इनोलिन, क्योंकि इनोलिन क्या है, इनोलिन 100% क्या होता है, फिल्टर होता है। 100% क्या होता है आपका, ये इनोलिन होता है, फिल्टर होता है 100%। लेकिन जो आपका क्लियर कौन होता है 100%, वो आपका होता है पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड, पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड। अब डॉक्टर अदनान शाहबाज, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि इसका जो पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड का, हमें अगर हम क्रेटिनिन और जीएफआर देखेंगे तो इसमें हमें जो क्लियरेंस है वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जीएफआर। और जब भी ये कंडीशन आ जाए हमें पता होता है कि क्या हो रही है, नेट नेट सिक्रीशन हो रही है। अब मुझे ये तसल्ली हो गई है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बात आपने मुझे ये बता दिया, और अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि जो पीएच है उसकी ये वाली कंडीशन बनेगी कि उसमें क्लियरेंस ज्यादा मिलेगी और जीएफआर कम मिलेगी, तो मुझे ये तसल्ली हो गई है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये हो गई सीधी सीधी बात। ठीक है, इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है। उसके अलावा उसके बाद उसने फार्मूला लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो का फार्मूला क्या होता है, हम इसको पीएच से मेजर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वही हमारा पुराना फार्मूला, और यू में हम क्या लिखेंगे, हम पीएच की कंसंट्रेशन किस में लिखेंगे, पहले देखेंगे यूरिन में कि हमारे जो यूरिन है उसमें हमारे पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा में कि प्लाज्मा में हमारे पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है, और इन इन तीनों को हम फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास किडनी में कितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं पीएच से। ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं पीएच से। उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि रीनल ब्लड फ्लो, आरबीएफ, ये तो प्लाज्मा था। देखो, ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक आपके आरबीसीज होते हैं, एक आपके ब्लड सेल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि आपका लिक्विड होता है। अब अभी अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा फ्लो, लेकिन आपकी बुक ने एक और फार्मूला बताया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको सिर्फ देख लेना कि अगर आप ये मेजर करना चाहते हो कि रीनल ब्लड फ्लो, जो रीनल ब्लड फ्लो है, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो उसका एक फार्मूला आपको रटा मारना पड़ेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको आपने ब्रैकेट बंद करनी है, 1 - हिमेटोक्रेट। ठीक है, हिमेटोक्रेट को आपने इस तरह इस फार्मूले में जब आप पुट करोगे तो आपको रीनल ब्लड फ्लो मिल जाएगा। और ये कितना होता है, ये होता है 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो आपकी कार्डियक आउटपुट होती है, जो आपका कार्डियक आउटपुट होती है उसका 20 to 25% कौन होता है, आपका किडनी उसको ब्लड ले रही होती है, रीनल ब्लड फ्लो होता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इट इज अंडर एस्टिमेट, जो आपका ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसलिए आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो हम एस्टिमेट करते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब हम हमारी जो वैल्यू आती है वो कम आती है, लेकिन हकीकत में जो हमारा प्लाज्मा फ्लो होता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये इतनी कोई खास अहम बात नहीं है। अब इस पेज में, जो आपका पूरा पेज हमने खत्म किया है, इस पेज में आप चाहे कोई बात याद करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो पीएच है, जो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो है, हम किससे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड। ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज आपने क्या याद रखना है कि जो आपका इनुलिन है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं टू मेजर जीएफआर। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी अगर हम जीएफआर को आधा भी कर देंगे ना, अगर हम जीएफआर को आधा भी कर देंगे तो हमारी जो क्रेटिनिन है वो तकरीबन सेम रहती है, इसलिए हम एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं। ताकि हम, क्योंकि हमारी अगर जीएफआर आधी भी हो जाए तो हमारी जो किडनी होती है वो एक किडनी भी सही परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको याद करें या ना करें। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, और ये तीन आपको नहीं नहीं भूलनी चाहिए। उसके अलावा एक फार्मूला है यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये आपको आना चाहिए, और इस फार्मूले को आप हर जगह पुट कर सकते हो। देखो, अगर आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो आता है तो आपने यही फार्मूला लगाना है, साथ में आपने पैरामाइनोहेप्योरिक एसिड लगा देना है। अगर आपको आता है जीएफआर तो आपने साथ इनोलिन लगा देना और आपको जीएफआर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा पेज क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह गई। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको वो समझ आ गया ना, तो समझ लो। यस डॉक्टर आशा, एक और फार्मूला भी है, मैं बताता हूँ अभी। जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो फार्मूला इसी में आएगा, तो इसलिए मैंने वहां पे छुड़वा दिया है ताकि अभी मैं आपको बता सकूं, वरना हमारा टाइम वेस्ट होता। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपको मैंने हर चीज बता दी है जो आपकी बुक पे लिखी हुई है, और उसको आपने लाजमी समझना है। ये बड़े बड़े बच्चों को समझ नहीं आती होती। ये जो रीनल फिजियोलॉजी है ना, ये थोड़ी सी ड्राई है, और ये काफी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आएगी अगर आप रेगुलर रहोगे तो। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे और आपसे और क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले आपकी बुक ने एक डायग्राम बनाई है, पहले हम तो एक गंदी सी डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि मेरी डायग्राम बहुत गंदी है। तो आपने थोड़ा सा गुजारा ही करना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये क्या है, एफरेंट और इफरेंट है, और ये ग्लोमरुलस है। और इसके जो ग्रीन पे मैंने ग्रीन से बनाया है, ये क्या है, आपका बोमेन कैप्सूल है। और इसका हमने स्ट्रक्चर कल भी पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने एक बहुत बड़ा एक आपका क्या बना दिया है, बोमेन कैप्सूल बना दिया। अब होता क्या है, अब हम पढ़ने लगे हैं फिल्ट्रेशन। जो आगे आपके पेज पे टॉपिक लिखा हुआ है ना, वो हम पढ़ने लगे हैं फिल्ट्रेशन। यस डॉक्टर अदनान, थैंक यू सो मच। ओके, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हम पढ़ने लगे हैं, देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर से हमारा ब्लड आता है, मतलब ये क्या है, एफरेंट है। तो एफरेंट से मैंने कल क्या आपको बताया था कि एफरेंट से आपने याद रखना है, आओ। तो एफरेंट में क्या होता है, ब्लड आपका आता है। एफरेंट में ब्लड आता है, किसमें जाता है, आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाता है, और इफरेंट से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। इसमें क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है। और अब इसमें जो प्रेशर होते हैं उनको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको कुछ ना बातें समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार आपने मुझे हमें दो टर्म्स पढ़ाई हैं, आपने हमें दो टर्म्स पढ़ाई हैं, वो कौन कौन सी टर्म पढ़ाई है। पहले मैंने आपको बताया कि जीएफआर क्या होती है, ऐसे ही था। फिर मैंने आपको बताया कि रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। जीएफआर क्या था, जीएफआर क्या था कि ऐसा ब्लड जो कि फिल्टर हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल ब्लड आपकी किडनी की तरफ कितना जाता है, उसको हम कहते हैं आरपीएफ, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलती है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। आप कहते हैं कि यार हमें ये बताएं कि अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड मेरी किडनी की तरफ जाता है, कितने परसेंट ब्लड फिल्टर हो जाता है, आप मुझे ये बताएं। तो मैं आपको कहता हूं कि उसके लिए आप क्या देखें, उसके लिए आप फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखें। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन है कि फर्ज करो कितना हमारा ब्लड गया और उसमें से कितना फिल्टर हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। अमाउंट, मतलब कि हम ऊपर रखेंगे जीएफआर और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, रीनल प्लाज्मा फ्लो से। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें हमारा वो वाला ब्लड पता चल जाएगा जो कि क्या हो गया है, फिल्टर हो गया। फर्ज करो कि अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड मेरी किडनी की तरफ जाता है, तो टोटल ब्लड कितना है, 100। और ये जो आरपीएफ है, जो मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो है, वो कितना है, 100 है। अब इसमें से जो 20 है, जो फर्ज करो 20 जो है वो क्या हो जाता है, मेरा फिल्टर हो जाता है, और बाकी 80 जो है वो वापस बाहर आ जाता है। तो अब मेरी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मैं कैसे फाइंड करूंगा, मेरा 20 क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है, और टोटल कितना था, 100 था, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.2। या फिर अगर मैं इसको परसेंटेज में लूंगा तो आएगा आंसर 20%। तो मुझे ये पता चला कि मेरा 20% ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। पर 20% क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। और इसको आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। ये वो वाली परसेंटेज है, ये वो वाली फ्रैक्शन है कि जो फिल्टर हो जाती है, जो टोटल अमाउंट से फिल्टर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। और उसका फार्मूला ये है। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि चलो आपने मुझे परसेंटेज में तो बता दिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कितना 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 ब्लड लोड, मतलब कितना फिल्ट्रेशन लोड है। फिल्ट्रेशन लोड किसको कहते हैं, देखो। अभी जब मैं नया नया आया था किर्गिस्तान में, तो कोरोना का दौर था तब। तो तब हम कहते थे कि हमें ये बताएं कि कितने बंदे कोरोना के मरीज हैं, कितने बंदे कोरोना के मरीज हैं। इसी तरह आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप हमें परसेंटेज में ना बताएं, आप हमें ये बताएं कि कितना ब्लड फिल्टर हो चुका है, कितना ब्लड क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है, कितना ब्लड फिल्टर हो गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, आपने जीएफआर को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से। किससे, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से। मतलब कि फर्ज करो आप इनोलिन इनोलिन का देखना चाहते हो, तो अगर नॉर्मल जो जीएफआर है वो 100 है, और इनोलिन की प्लाज्मा कंसेंट्रेशन आपको कितनी मिल रही है, 20 मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन लोड कितना होगा, 2000 मिलीलीटर पर मिनट। के एक मिनट में आपकी 2000 मिलीलीटर क्या हो जाएगी, इनोलिन आपकी एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये इसका फार्मूला है, और इसको आपने समझना है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन है कितना आपका फिल्टर हो रहा है ब्लड, उसको हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। फिल्ट्रेशन लोड किसको कहते हैं, कि कितना ब्लड लोड हो रहा है, कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन लोड कहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के फार्मूले हैं, इसको आपने लाजमी समझ लेना है। उसके बाद अब बातें आसान हो गई हैं, मुश्किल जो फार्मूले थे वो निकल चुके हैं, अब आसान है बातें। देखो, गौर से देखो। मैंने आपको बताया था
कि जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ना एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीसीटी का एक ट्रांसफर सेक्शन लें और मॉडिफाइड जो सेल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेक्यूला डेंसा है इसको हम थोड़ा सा गौर करते हैं। आपकी बुक ने एक निमोनिक दिया है और वो निमोनिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो आपको जुबानी याद होना चाहिए। वो निमोनिक क्या है, पीडीए। पीडीए हम सीवीएस में एक डिजीज भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस हम पढ़ चुके हैं ना उसमें, सीवीएस में पीडीए। लेकिन इसमें आपने एक उसके बहुत प्यारा निमोनिक दिया है, पीडीए। पीडीए से आपने क्या याद रखना है, पी से आपने याद रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। किसको, आफरेंट को। ठीक है, आफरेंट को। अब जरा मुझे आपने आंसर करना है, अगर जो ये जो आफरेंट है, ये जो आफरेंट आर्ट्रियोल है, जो अंदर आने का रास्ता है, अगर ये मैं खुला कर दूं तो मुझे बताएं कि मेरा जो आरपीएफ है, जो मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो है, वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? जल्दी बताएं। अगर मैं अंदर आने का रास्ता ज्यादा कर दूं तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? यस, डॉक्टर मुकद्दस और डॉक्टर अदनान बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो आरपीएफ होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है। तो आपने याद रखना है, जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन हम ज्यादा करेंगे, जब भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आफरेंट आर्ट्रियोल है, जो हमारा प्लाज्मा फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी, उसने एक निमोनिक बताया है आपको, एस। ठीक है, उसने आपको एक निमोनिक बताया है, एस। एस से आपने क्या याद रखना है, एस से आपने याद रखना है एंजियोटेंसिन 2। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब भी एंजियोटेंसिन 2 आएगा, ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। किसको, एफरेंट को। जो बाहर जाने का रास्ता है वो उसको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब भी एंजियोटेंसिन 2 हम देंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी। और अब क्या हुआ कि जो बाहर जाने का रास्ता था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने तंग कर दिया। उसको मैंने क्या किया, तंग कर दिया। अब जरा मुझे बताएं कि टोटल जो ब्लड फ्लो है, आरपीएफ, जो टोटल ब्लड फ्लो है, वो कम होगा, ज्यादा होगा? यस, डॉक्टर अदनान ने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन वो एक स्टेप आगे है। मुझे पहले बताएं कि टोटल ब्लड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? देखो, ये मैंने रास्ता बंद कर दिया है, यहां से ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो मुझे बताएं कि टोटल ब्लड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? टोटल ब्लड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस ने एक आंसर दिया है, और बाकी क्या कहते हैं? डॉक्टर आयशा, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब मैं रास्ता ही बंद कर दूंगा तो ब्लड तो फ्लो करेगा ही नहीं। जब ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो टोटल ब्लड फ्लो है, वो कम हो जाएगा। बट जो आपकी जीएफआर है वो ज्यादा हो जाएगी। जब भी हम एंजियोटेंसिन 2 देंगे तो क्या होगा, आपकी जीएफआर ज्यादा हो जाती है। जब जीएफआर का मतलब क्या है, कि ऐसा ब्लड जो कि फिल्टर हो रहा है। अब देखो, आने का रास्ता खुला हुआ है, जाने का रास्ता बंद है, तो आपका ब्लड क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा किसमें चला जाएगा, आपके बोमेन, उसके बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा, मतलब कि फिल्टर हो जाएगा। और इस वजह से आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगे तो आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और आपकी जीएफआर भी ज्यादा हो जाएगी। बट जब भी एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो आपका टोटल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बट आपकी जीएफआर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपकी जीएफआर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जाने का रास्ता बंद है, आने का रास्ता खुला हुआ है। तो जो आपका ब्लड है वो किसी और तरफ मुंह उठा लेगा, और वो किस तरह मुंह उठा लेगा, वो फिल्टर हो जाएगा, और हम कहेंगे जीएफआर ज्यादा हो गई। ये मैं दोबारा भी आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आपने ये निमोनिक नहीं बोलना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आगे फार्माकोलॉजी में ये बहुत काम आएगा। पीडीए एंड एस। ठीक है, पीडीए एंड एस, और इसको मैं आगे आपको और भी थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम पहले ना हम बुक वाली बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको प्रेशर्स का आज तक समझ नहीं ना आई, तो अब आपने गौर से इसको देखना है, और जो मैं बात बताने लगा हूं ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। वो क्या है, प्रेशर्स जो हमारे होते हैं ना, हमारी बॉडी में दो तरह के प्रेशर होते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, हमारी जो किडनी होती है, इसमें दो तरह के प्रेशर होते हैं। गौर से देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो हमारी प्रेशर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। एक क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और दूसरा जो प्रेशर होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर होता है। इसको गौर से देखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्ज करो मैं एक कैपिलरी बनाता हूँ, ये आपकी क्या है, एक कैपिलरी है।
अच्छा, इसमें जो वाटर होगा वो के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये मैं आपको सीवीएस में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट आए हैं उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, ये बाहर फेंकता है। इस ये जो मैं बनाने लगा हूं ना, आप अपनी बुक पे बना लेना, फिर आपको भूलेगा नहीं। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, ये एक्सपेल आउट करता है। ये किसी भी मटेरियल को ना इसने बाहर निकालना होता है, कैपिलरी से इसने एक्सपेल करना होता है, बाहर निकालना होता है। बट आपका एक और प्रेशर है जिसको हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ये वाटर की वजह से होता है, ये H2O की वजह से होता है। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। लेकिन जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है, इट इज ड्यू टू प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। और इसके आगे एक लफ्ज लिख लें, होल्ड। ये होल्ड करके रखता है। मतलब के फर्ज करो ये एक क्या है, ये एक कैपिलरी है ना, इसके अंदर जितनी ज्यादा प्रोटीन्स होंगी वो उस पानी को पकड़ के रखेंगी, उसको जाने नहीं देंगी। तो ये क्या करती हैं, जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो होल्ड करके रखता है। बट जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो एक्सपेल करता है, वो बाहर फेंकता है। कैपिलरी से कहता है चलो दफा हो जाओ, बाहर दफा हो जाओ। बट जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये कहता है कि आओ मिलके रहें, ये होल्ड करके रखता है। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमेशा हमेशा आपने जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसको आपने पी से मेजर जाहिर करना होता है। जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इसको आपने पी से मेजर करना होता है। अब जरा मैं अपने डायग्राम की तरफ जाता हूँ। ये जो एरिया है इसका नाम क्या है? इस एरिया का नाम है जी ग्लोमरुलर कैपिलरीज। ऐसे ही है ना, ग्लोमरुलर कैपिलरीज। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि यार ये जो ग्लोमरुलर कैपिलरीज है, इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, देखो इसमें ब्लड तो मौजूद है। वो जो ब्लड है वो कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहा है, उसको मैं किस साइन से डोनेट करूंगा? पी से मुझे क्या पता चला कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया ग्लोमरुलर कैपिलरीज, GC। आप अपनी बुक पे देखें, आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है PGC, ठीक है, PGC। PGC का क्या मतलब है? ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नहीं है, ये आपका क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमरुलर कैपिलरीज। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है? एक्सपेल करता है, बाहर फेंकता है। तो मुझे जरा बताएं कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो इस ब्लड को बाहर फेंकेगा, उसका जो झुकाव होगा वो इस तरफ होगा। वो ब्लड को क्या करेगा कि चलो दफा हो जाओ, बाहर दफा हो जाओ। बट आपका एक और प्रेशर है, और वो किस वजह से है? वो आपकी प्रोटीन्स की वजह से है। आपकी ब्लड में एल्ब्यूमिन होती है, आपकी ब्लड में क्या होती है? ग्लोबुलिन होती है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो एल्ब्यूमिन होती है ये मेंटेन करती है ऑनकोटिक प्रेशर को। तो आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो 75% किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। और ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है? ये कहता है कि चलो आओ मिलजुल के रहते हैं, ये होल्ड करके रखता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसकी सिंबल क्या है? पाई। इसकी सिंबल क्या है? पाई। पाई। तो अगर आप गौर करेंगे अपनी डायग्राम पे, तो आपकी बुक ने यहाँ पे एक पाई बनाया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है GC, पाई इन ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमरुलर कैपिलरीज। अब क्या होगा कि ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है, मुझे जरा बताएं कि इसका जो झुकाव है, ये जो ब्लड है उसको बाहर फेंकेगा, अंदर लेगा? ये जो ब्लड है ये उसको होल्ड करके रखेगा। इसका प्रेशर की जो फोर्स होगी वो बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी? शाबाश, जल्दी बताएं, मैं भी जरा चेक करूं आपको कितनी समझ आ रही है। यस, डॉक्टर मुकद्दस ने एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होगा ये होल्ड करेगा। तो हमेशा इसका जो एरो होता है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब ये खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा कि आओ जरा मिलजुल के रहते हैं। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ GC। जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो GC है। उसके बाद जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, सेकंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मैंने P से लिखा। बट ये किसमें है हमारे, किसमें है? ग्लोम इसमें बोमन स्पेस में, ठीक है, बोमन स्पेस में। ये क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। और ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपका जो फिल्टर रेट आता है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका बोमन स्पेस, इसको हम कैसे डोनेट करते हैं? P, और इसके साथ मैं लिख दूंगा BS। तो आपकी बुक पे अगर आप गौर करें तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है P और उसके साथ BS लिखा हुआ है, मतलब कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन स्पेस। और इसका इसका किस तरफ झुकाव होगा? इसका जो एरो होगा वो कुछ इस तरफ होगा, क्योंकि ये बाहर फेंकता है, ये कहता है मुझसे दूर जाओ, बाहर जाओ। लेकिन उसके अलावा अगर हम ऑनकोटिक प्रेशर देखें बोमन स्पेस में, तो उसको उसने डिनोट किया है पाई और BS से, ठीक है, पाई और BS से। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई BS। और ये भी क्या करेगा? होल्ड करेगा, ये भी कहेगा कि और जरा मिलजुल के रहते हैं। और ये क्या करेगा? इसका एरो अंदर की तरफ होगा, ये जो ब्लड से मटेरियल होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आई होप कि जो बुक पे आपके एरोज बने हैं उनकी आपको समझ आ चुकी है, और हाइड्रोस्टेटिक और ऑनकोटिक प्रेशर का आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूज है तो मुझे बता दे, मैं इसको
बता देता हूँ दोबारा, वरना हम आगे चलते हैं। ये आपको लाजमी आना चाहिए, वरना आगे आपको समझ नहीं आएगी फिजियोलॉजी की। ये आपको चार दो बातें लाजमी समझ आनी चाहिए कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पानी की वजह से होता है, और ये एक्सपेल करता है, ये कहता है चलो भागो, बाहर बाहर दफा हो जाओ। लेकिन जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, ये कहता है आओ जरा मिलजुल के रहते हैं, ये होल्ड करता है, ये अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब आप कहते हैं कि यार हमें ये बताया जाए कि नेट प्रेशर क्या होता है। आप मुझे ये कहते हैं कि नेट प्रेशर क्या होता है, मतलब कि हमारे जो प्रेशर किस तरफ लग रहा होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं इसमें हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट पंप कर रहा है पीछे से, तो आपका क्या होता है, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और क्या होता है सर ऑनकोटिक प्रेशर पे बीएस का, एक मिनट मुझे देख लेने दें। ऑनकोटिक प्रेशर पे जो बोमन स्पेस का एरो है वो बाहर को क्यों मेंशन किया हुआ है, ये तो होल्ड करेगा, वही तो बता रहा हूँ। देखो 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 देखो, आपको अभी सही समझ नहीं आई। जो ये वाला एरो है ना, वो उसने बाहर की तरफ दिया हुआ है। क्यों? देखो, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये आपका ब्लड है, ये ब्लड है, और ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो उससे इसलिए जो प्रेशर है वो किस तरफ लग रहा है, वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये अपनी तरफ होल्ड कर रहा है। ये कह रहा है कि आ जाओ, मतलब ये कह रहा है अपनी, ये उसको अपनी तरफ बुला रहा है, और ब्लड से मटेरियल को कहाँ पे मूव करवा रहा है, ये उसके बोमन स्पेस में मूव करवा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका एरो बाहर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई। अच्छा, अब आप कहते हैं कि नेट प्रेशर क्या होता है। तो नेट प्रेशर का एक फार्मूला है जो कि आपको आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला क्या है? देखो, हम क्या करते हैं, हम हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना, जो ऑनकोटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, उसको हम ऐड कर देते हैं किसके साथ? बोमन स्पेस के ऑनकोटिक प्रेशर के साथ। देयर आर नो प्रोटीन बोमन स्पेस, सो हाउ ऑनकोटिक प्रेशर विल बी देयर। ओके डॉक्टर अदनान, मैं बताता हूँ, एक मिनट बस। क्योंकि अचानक मैं आपको सारे पॉइंट्स नहीं ना बता सकता, फिर वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ता इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। देखो, हम दो ऐसे प्रेशर्स को ऐड कर देते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि बाहर फेंक रहे हैं। देखो, अगर आप गौर करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, बाहर फेंकता है, एक्सपेल करता है। ओके, तो हमने क्या किया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के प्रेशर को ऐड कर दिया किस में? ऐसे प्रेशर के साथ जो कि आपके बोमन स्पेस में होता है। और आपको ये पता होना चाहिए, कल तो हम पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल बंदे में जो बोमन स्पेस का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो जीरो होता है। वो जीरो होता है क्यों? क्योंकि आपके अल्लाह ताला ने जाली एक लगाई हुई है। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था ना, तीन चीजें होती हैं, फेनिस्टेटेड कैपिलरीज होती है, जीबीएम होती है, उसके अलावा क्या होती है, पोडोसाइट होते हैं। वो प्रोटीन्स को यहाँ पे आने ही नहीं देते। तो अगर एक हेल्दी बंदा है तो उसमें आपने याद रखना है, जो उसमें पाई बी एस है, जो बोमन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर है, वो तकरीबन तकरीबन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हमारे पास जो एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि ब्लड को बाहर फेंकती है, वो हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हमारा क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही होता है। हम क्या करते हैं, हम नेट प्रेशर देखना चाह रहे हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या है, इनके ऊपर लिख लें, दे आर एक्सपेलिंग, ये एक्सपेल कर रहे हैं, ये आपके जो फ्लूइड है उसको एक्सपेल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं किसके साथ, जो आपके होल्ड कर रहे हैं। अब होल्ड कौन कर रहा है? आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बोमन स्पेस। बोमन स्पेस का एरो अंदर की तरफ है, ये अंदर बुलाता है, ब्लड को वापस बुलाता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, हमारे ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के साथ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर के साथ। जब हम इनको डिफरेंस करेंगे, जब हम इनका फर्क निकालेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा नेट प्रेशर कितना है, हमारा टोटल प्रेशर किस तरफ लग रहा है और वो कितना है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जीएफआर का भी है, इसे हम जीएफआर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पीछे आपको ये छुड़वा दिया था, इसी वजह से छुड़वाया था ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं। और इसके साथ हम एक कोफिशिएंट यूज करते हैं जो कि कांस्टेंट होता है, और उसको हम कहते हैं के एफ। बस आपने ये फार्मूला याद करना है, इसके अलावा इसकी और आपने कोई टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना। और आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, पी क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, और ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, वो क्यों होता है, और वो उसका क्या फंक्शन होता है, ये आपने लाजमी समझना है। अब आपकी बुक ने एक टेबल बनाया है, और वो टेबल इंतहाई अहम है, उसको हम समझते हैं, और वो टेबल से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम आगे देखो, अब ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइन ही टेढ़ी लग गई है। अच्छा खैर, फर्ज करो आपकी बुक ने सबसे पहले उसने लिखा हुआ है जीएफआर, उसके बाद उसने लिखा हुआ है रीनल प्लाज्मा फ्लो, उसके बाद उसने लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं कि अगर हम क्या कर दें, एफरेंट कंस्ट्रिक्ट कर दें। आपकी बुक ने लिखा हुआ है अगर हम क्या कर दें, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसको मैं क्या कर दूं, कंस्ट्रिक्ट कर दूं। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसमें को मैं क्या कर दूं, कंस्ट्रिक्ट कर दूं, मतलब अंदर आने का रास्ता मैं तंग कर दूं। तो क्या होगा, जो मेरी जीएफआर होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स, जब मैं अंदर आने का रास्ता, फर्ज करो
जो एफरेंट है इसको मैं कंस्ट्रिक्ट कर दूं तो क्या होगा, अंदर आने का रास्ता कम हो जाएगा, तो जो मेरा टोटल प्लाज्मा है, जो मेरा टोटल ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, और क्या होगा, मेरा जो जीएफआर है, जो मेरा फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें आपने याद रखना है, जब भी हम एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जीएफआर भी कम हो जाता है और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाता है। बट अब आप कहते हैं कि कितने परसेंट फिल्ट्रेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इसको जरा गौर से देखना है कि ये सेम क्यों रहती है, ये सेम रहती है। अब ये सेम क्यों रहती है, इसको देखो। देखो, जितना जो टोटल ब्लड था वो भी कम हो गया, और जो आपकी जीएफआर थी वो भी कम हो गई। मतलब फर्ज करो, पहले हमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी थी, 20% मिल रही थी, कि जितना आपका ब्लड आ रहा था वो 20% क्या हो रहा था, फिल्टर हो रहा था, हमें 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मिल रही थी। लेकिन अब दोनों ही कम हो गए हैं, तो आपकी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो सेम रहेगी। दोनों चूंकि कम हो चुके हैं तो आपकी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो सेम रहेगी। किसमें, एफरेंट एफरेंट कंस्ट्रिक्शन में। अगर मैं एफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो सेम रहेगी, बट मेरी जीएफआर भी कम हो जाएगी और मेरी रीनल प्लाज्मा भी कम हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने वाली कौन सी चीज है, और वो है एनसेड्स। माशाल्लाह, जो आप खाते हो, एस्प्रिन खाते हो, जो आप डिक्लोफेनिक खाते हो, आप नेप्रोक्सिन खाते हो, आप एंडोमेथासिन खाते हो, ये सारे क्या हैं, दे आर एनसेड्स। ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स का काम क्या होता है, ये चुप करके आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सॉरी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये डायलेट करते हैं, सॉरी, ये डायलेट करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। अब क्या होगा, जब आप एनसेड दोगे तो क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन का डायलेटरी इफेक्ट था वो तो खत्म हो चुका, वो तो खत्म हो गया। तो क्या होगा, आपका एफरेंट क्या हो जाएगा, आपका जो एफरेंट है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जब हम अंदर आने का रास्ता बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाता है और जीएफआर भी कम हो जाता है। इसलिए अब आपको एक बात समझ आई कि यार ये जो मरीज बहुत लंबे अरसे तक एनसेड्स खाते हैं ना, इनकी किडनी क्यों फेल हो जाती है। तो इनकी किडनी इसलिए फेल होती है क्योंकि जो आपके एनसेड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो उसका एफरेंट आर्टिकल को डायलेट करने वाली चीज थी उसको ये खत्म कर देते हैं। वो क्या थे, प्रोस्टाग्लैंडिन। जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है, जीएफआर भी कम हो जाती है, और आपकी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो आपने याद रखना है, ये जो अगर हम बहुत लंबे अरसे तक एनसेड्स देंगे किसी मरीज को तो क्या होगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी। और इसका एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो मुझे जरा बताएं कि एनसेड वाली बात समझ आई है, वरना मैं इसको रिपीट करूं, जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी बता दे। यस, डॉक्टर काशिफ को समझ आ गई और बाकियों को भी आई होप के समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं कि जो आपका एफरेंट कंस्ट्रिक्शन होती है, जब आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, जीएफआर कम हो जाती है, आरपीएफ कम हो जाता है। ओके, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। और इसका जो इसकी मतलब क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि जब हम एनसेड किसी मरीज को देंगे तो क्या होगा, उसकी किडनी क्यों फेल होती है, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एफरेंट हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारी जीएफआर कम हो जाती है और हमारी किडनी फेल हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बल्कि अच्छी बात नहीं, खराब बात है। एनसेल विल नॉट बी गिवन टू पर्सन विद लो बीपी। यस, अगर ये बताता हूँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ डॉक्टर अदनान, ये यही है मेरा क्वेश्चन था। खैर आपने बता दिया तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एफरेंट आर्ट्रियोल, जो एफरेंट कंस्ट्रिक्शन है, उसके बाद अगर मैं क्या कर दूं, जो मेरा बाहर का रास्ता है मैं उसको ही कंस्ट्रिक्ट कर दूं, जो इफरेंट है अगर मैं उसकी कंस्ट्रक्शन कर दूं तो क्या होगा, मेरी जीएफआर ज्यादा हो जाएगी और मेरा रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये अभी मैं आपको बात समझा के आया हूं कि अगर मैं आने का रास्ता मेरा नॉर्मल है लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद है तो क्या होगा, मेरा टोटल ब्लड कम हो जाएगा, टोटल जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो जाएगा, बट जो मेरा ब्लड फिल्टर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से जब भी हम इफरेंट कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जब भी हम इफरेंट कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जीएफआर ज्यादा हो जाती है, बट जो हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो जाता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो जाती है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाती, सॉरी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जो टोटल ब्लड है वो कम हो जाता है और जो फिल्टर ब्लड है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब भी एंजियोटेंसिन 2 देगा, जब भी हम एंजियोटेंसिन 2 यूज करेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी जीएफआर ज्यादा हो जाती है, हमारी जीएफआर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जीएफआर ज्यादा हो जाती है। मतलब कि फर्ज करो
फर्ज करो एक बंदा है और उसका लो बीपी है। अगर उसका लो बीपी है तो लो बीपी में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा कैसे हो जाता है। अगर कोई बंदा है और उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जीएफआर को ज्यादा कर देता है, और जीएफआर हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है किडनी का। हम आगे चलते हैं, और उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो मेरा प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर जो मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर मैं ब्लड में मैं अपनी प्रोटीन्स को बढ़ा दूं, मतलब कि इन शॉर्ट वो हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर जो प्लाज्मा पाई पाई जीसी, जो पाई जीसी है, जो ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड है, जो ऑनकोटिक प्रेशर इन उसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, अगर मैं उसको ज्यादा कर दूं तो क्या होगा। तो अभी अभी तो मैं आपको समझा के आया हूं कि अगर ये मैं यहाँ पे मैं प्रोटीन ज्यादा कर दूं तो ये क्या करता है, ये इसको होल्ड कर रहा है, ये इसको पकड़ के बैठ रहा है। तो क्या होगा, मेरी जीएफआर कम हो जाएगी, मतलब कि इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो मेरा ब्लड ज्यादा से ज्यादा फिल्टर नहीं होगा। तो क्या होगा, जब भी मेरी प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होगी तो मेरी जीएफआर कम होगी, मेरी जीएफआर क्या होगी, कम होगी। और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि टोटल ब्लड फ्लो है वो तो सेम रहेगा, बट जीएफआर कम कम हो जाएगी। जब भी मेरी प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होंगी तो क्या होगा, मेरी जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो सेम रहेगा। और जो मेरी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जेएफआर कम हो गई है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे वो क्या कहता है कि अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम कर दूं, मतलब प्लाज्मा जो प्रोटीन्स हैं वो कम हो जाएं। अगर कोई बंदा है और उसको कोई जिगर का मसला बन गया, उसकी उसका जिगर प्रोटीन्स ही नहीं बना रहा, तो उसमें क्या होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी वो कम हो जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन जब हम ज्यादा करेंगे तो हमारी जीएफआर कम हो जाएगी। लेकिन जब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कम करेंगे, जब हमारा जिगर काम सही तरह नहीं करेगा, तो क्या होगा कि जीएफआर ज्यादा हो जाएगी। जीएफआर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो आरपीएफ है, जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, वो भी सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और क्या होगा कि जो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जीएफआर ज्यादा हो गई है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपल बातें हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ आए तो ही सिंपल है, वरना आपको ये तंग करेंगी। उसके अलावा अब अहम बात आई है, ये यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी है, यहाँ से यूवर्ल्ड ने पूरा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, और ये अहम बात भी है। और कल भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारी जो यूरिटर है, जो आपकी यूरिटर है, वो क्या कर जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, वो क्या कर जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए। फर्ज करो ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, और जो आपकी यूरिटर है वो ब्लॉक हो गई है। जो यूरिटर है वो ब्लॉक हो गई है, मतलब कि वो बैक फ्लो होगा, ठीक है, जो आपका यूरिन होगा वो बैक फ्लो होगा। तो अगर हम अपनी डायग्राम पे पीछे चलें तो क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो वापस आ रहा है, मतलब आगे से ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे से रास्ता बंद है, तो यूरिन ने तो बाहर जाना था, लेकिन अब यूरिन क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। अब जरा मुझे बताएं, बड़ा इंटेलिजेंट कोई बंदा बताएगा कि कौन सा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर यूरिटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कौन सा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं। नहीं समझ आई। यस, पीबी पीबीएस पीबीएस, मतलब कि जो बोमन स्पेस वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोमन स्पेस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मेरा ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा, और मतलब कि प्रेशर पीछे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, जब पीछे की तरफ ब्लड जाएगा तो फिल्टर ज्यादा ब्लड नहीं होगा। जब ब्लड फिल्टर ज्यादा नहीं होगा तो आपने याद रखना है, जब भी यूरिटर हमारी कंस्ट्रिक्ट करती है तो क्या आता है, जीएफआर कम हो जाती है। जीएफआर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट आपका जो ब्लड फ्लो है, जो टोटल ब्लड फ्लो है वो सेम रहता है, उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। चूंकि जीएफआर कम हो गई है तो क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा, अगर हम उसकी यूरिटर को कंस्ट्रक्ट कर दें तो उसमें जीएफआर कम होगी, ज्यादा होगी, तो आपने कहना है कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि उसमें क्या इंक्रीज हो जाता है, मैं इधर लिख भी देता हूं, उसमें इंक्रीज हो जाता है पीबीएस, जो उसमें बोमन स्पेस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक और बस आखिरी है, फिर आपकी जान छूट जाएगी, और वो है डिहाइड्रेशन। अगर कोई किसी बंदे को पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, और ये डॉक्टर अदनान का क्वेश्चन भी आ गया। अगर कोई बंदा है और उसको डिहाइड्रेशन हो गई है, मतलब कि उसको पानी की कमी हो गई है, और जब भी डिहाइड्रेशन होती है हमें हमें क्या हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, हमारा बीपी बहुत गिर जाता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। हाइपोटेंशन होती है या डिहाइड्रेशन होती है। अब क्या होता है, अब आपने इस पे गौर करना है, क्या होगा,
जब भी डिहाइड्रेशन होती है ना, तो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब भी हमें डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है किसको, जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या कराता है, एफरेंट की क्या करा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करा देता है। ये इसमें एक मैकेनिज्म है। जब भी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एफरेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैं आने का रास्ता बंद कर दूं, अगर मैं आने का रास्ता तंग कर दूं, तो क्या होगा, मेरी जीएफआर कम हो जाएगी। तो आपने याद रखना है, जब भी आपको हाइपोटेंशन होती है, जब भी आपको डिहाइड्रेशन होती है, ड्यू टू सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका क्या हो जाता है, आपका एफरेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, और क्या होती है, जीएफआर कम हो जाती है। जीएफआर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है, चूंकि आपकी बॉडी में ब्लड ही बहुत कम है, चूंकि आपको डिहाइड्रेशन हो चुकी है, आपको हाइपोटेंशन हो चुकी है, तो क्या होगा, आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब जो टोटल ब्लड है वो बहुत कम हो जाएगा। बट क्या होगा कि आपकी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इंक्रीज क्यों होगी, देखो, अगर आप गौर करें तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, GFR/RPF। और अगर आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आपको पता होगा कि अगर दोनों वैल्यूज कम हो रही हो, लेकिन नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा कम हो रही हो, तो हमारा आंसर ग्रेटर आता है, ठीक है, हमारा आंसर बड़ा आता है। तो इसलिए इसलिए आपने याद रखना है, जब भी डिहाइड्रेशन होती है, हमारी किडनी की जो फिल्टरिंग पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है, बट टोटल जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कम हो जाता है, और हमारा जो फिल्ट्रेशन है, जो हमारा GFR है, वो भी कम हो जाती है। और ये सारे टेक्निकल से पॉइंट्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माशाल्लाह आप किर्गिस्तान के डॉक्टर हो, और आपके पास एक पेशेंट आता है 75 साल का बाबा, ठीक है, 75 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। आपके पास एक मरीज आता है और उसकी उम्र कितनी है, 75 ईयर ओल्ड। उसकी उम्र कितनी है, 75 साल है, और वो क्या है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब वो क्या है, हेमोरेजिंग है, ठीक है, हेमोरेजिंग है। उसकी कोई ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसका ब्लड लॉस हो रहा है, फर्ज करो उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब कि क्या है, उसमें हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन कह लें या डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स कह लें, ठीक है। अब आपके पास एक बाबा है, और वो क्या है, वो हेमोरेजिंग है, और वो क्या है, 75 साल का बाबा है। आप अगर उसको एनसेड दे दें, गिव एनसेड, इफ यू गिव एनसेड, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन है, और ये आपको समझ आनी चाहिए, इसकी लाजमी आनी चाहिए, वरना आपको ये प्रॉब्लम करेंगे। देखो, अब होता क्या है, चूंकि वो बंदा ब्लीडिंग कर रहा है, मतलब उसमें वो हेमोरेजिंग है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा, उसका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसका फंक्शन ये है कि ये एफरेंट एफरेंट को क्या कर देता है, एफरेंट को क्या करा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करा देता है। जब भी सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, उससे क्या हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और क्या हो जाती है, जीएफआर हमारी कम हो जाती है। जीएफआर हमारी कम हो जाती है, जब भी हमें स्ट्रेस आता है ना, हमारी किडनीज को जो जीएफआर होती है वो कम हो जाती है। ओके, मान लिया। अब उसके साथ हम अल्लाह ताला ने इसके साथ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है, और वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं ना, वो साथ में क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स अभी तो हम पढ़ के चुके हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करते हैं, और ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, मतलब ये दोनों आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, इसलिए हमारी किडनी डैमेज नहीं होती। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन आप माशाल्लाह किर्गिस्तान से पढ़ के गए, और आपने 5 साल अयाशियां की हैं, बिल्कुल मौजें मारी हैं, आता जाता आपको खाक नहीं है, खैर मजाक कर रहा हूँ, दिल पे बात नहीं लेनी। अगर आप उस बंदे को बंदे को गलती से एनसेड दे देते हो, अगर आप उसको क्या देते हो, तो एनसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनने देती। ये ड्रग्स क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती हैं। तो क्या होगा, जो अल्लाह ताला ने कंपनसेशन के लिए मैकेनिज्म रखा था प्रोस्टाग्लैंडिन, वो तो खत्म हो गया, वो तो आपने अपनी नालायकी से खत्म कर दिया। वेजोडिलेशन तो होगी नहीं, तो क्या होगा, अगर आपके पास एक 75 साल का बाबा आ जाता है, और वो उसमें ब्लड लॉस हुआ है, तो आपने उसको कभी भी एनसेड नहीं देने। अगर आप उसको एनसेड दोगे, तो उसमें जो वेजोडाइलेटरी मैकेनिज्म था कंपनसेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, वो खत्म हो जाएगा। और उसमें क्या होगी, स्वेयर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी किसकी, आफरेंट आर्ट्रियोल की। और जब आफरेंट आर्ट्रियोल की स्वेयर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो बहुत ज्यादा उसकी जीएफआर गिर जाएगी, और वो बंदा हेमरेज से मरे ना मरे, वो आपके एनसेड से लाजमी मर जाएगा, उसकी किडनी फौरन फेल हो जाएगी, और वो मर जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है, किडनी के मरीज को कोई ऐसा बंदा है, और वो किडनी का बंदा है, उस किडनी फेल है उसकी, मतलब किडनी फेलियर,
किडनी फेलियर या कोई भी बंदा है जिसको गुर्दों का मसला है, आपने उसको एनसेड नहीं देनी, आपने उसको एनसेड्स नहीं देनी, आपने उसको एनसेड नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि एनसेड क्या करती हैं, एनसेड क्या करती हैं, ये वेजो डायलेटरी जो इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, उसको खत्म कर देती हैं। जिससे क्या होता है, हमेशा एनसेड क्या करती हैं, जीएफआर को कम ही करती हैं। तो आपने कोई भी आपके पास मरीज आ जाए गुर्दों का, तो आपने उसको कभी भी एनसेड नहीं देनी। और उसका आपको आपके सामने सवाल है, और ये पूरा एक क्वेश्चन है यूवर्ल्ड का, कि अगर एक 75 साल का बाबा है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको अगर एनसेड दे देते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे क्या होगा, उसकी अफरेंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। बट उसके साथ एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू चल रहा होता है, और उसने वेजोडाइलेशन करानी थी। बट आपकी नालायकी की वजह से आपने उसको एनसेड दी। एनसेड ने क्या किया, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म था प्रोस्टाग्लैंडिन का, उसको खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन रह गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें स्वेयर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और उसकी जीएफआर बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर उसकी किडनी बिल्कुल ही फौरन फेल हो जाएगी। तो आपने ओल्ड पेशेंट में एनसेड नहीं यूज करने होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी किडनीज की जीएफआर कम हो जाती है, हमारी जीएफआर कम हो जाती है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम एनसेड्स यूज ना करें।